जय हिंद दोस्तों। आज से हमारा वन साइड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 बिलियन है। ठीक है, ये क्लास आपका वन साइड होगा, जिसमें हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, हमारे सिलेबस के अनुसार इतना सारा टॉपिक है। ठीक है, ये सारा टॉपिक सिलेबस के अनुसार है। इसमें से आपको मेन फोकस उन टॉपिक पे करना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मैं उस पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अधिक समय उस पर लगाना है। ठीक है, पहला है आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, और दूसरा है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, और हेनरी का नियम, ओ सॉरी नॉर्मलता, और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक, और अगला है क्वथनांक उन्नयन, और इसके बाद आता है हमारा परासरण। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इतना सारा टॉपिक है जो आपको मेन इन बहुत ज्यादा इन पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को यहाँ से। बिलियन। देखिए, बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। ठीक है, बहुत कम समय में आपको ये क्लास इंड करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम है, तो ज्यादा समय न लेते हुए वन शॉट को इंड करना है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए, बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। ये बिलियन जो है, दो बिलियन में दो घटक मिले होते हैं, एक है विलायक और दूसरा है विलेय। विलायक को हम ए से डिनोट करते हैं और विलेय को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब विलेय प्लस विलायक मिलता है तो हमारा बिलियन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विलायक क्या होता है। कि बिलियन के घटकों में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, और विलेय विलियन का वह घटक होता है जिसकी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए कि विलेय वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रतीक है। इस चैप्टर में जितने सारे प्रतीक हैं, मैं यहाँ पर उन सभी को लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप पहले क्या पढ़े अब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक, ए से हम विलायक को डिनोट करते हैं, और विलेय को बी से, द्रव्यमान को डब्ल्यू से, आयतन को भी से, मोल को एन से, और अणुभार को स्मॉल एम से, मोल अंश या मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से, और ए का द्रव्यमान अर्थात विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए से, और विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी से। यहाँ पर देखिए हमारा बीटा टाइप हुआ है, हर जगह बी के स्मॉल बी के स्थान पर बीटा टाइप हुआ है, तो आप यहाँ पर स्मॉल बी कर लीजिएगा। ठीक है, और एम ए विलायक का अणुभार है, एम बी विलेय का अणुभार है। ठीक है, फिर आगे आता है एन ए। एन ए जो है विलेय की मोलों की संख्या है। ठीक, और एन बी विलेय की मोलों की संख्या, और एन ए विलायक की मोलों की संख्या है। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ये थोड़ा आपका एग्जाम ओरिएंटेड कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है कि पूछ देगा कि ये घटक दे देगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कह सकता है। ठीक, ये भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड से। ठीक, चलिए देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। कि किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, इसे डब्ल्यू अपन डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है। अगर किसी घटक का कहे, ए का कहे या बी का कहे कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो घटक बी का द्रव्यमान इंटू 100 अपान में विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर आप अगर साइन के द्वारा प्रदर्शित करें तो बी का प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्ल्यू बी गुणे 100 अपान में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, अगर इसी तरह एक का घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो डब्ल्यू ए इंटू में 100 अपान में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन। यहाँ पर हमारा एक लाइन छूटा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन। ठीक, और उसके विलयन में उपस्थित घटकों के आयतनों के योग के अनुपात को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको यही जोड़ना है कि विलयन में उपस्थित घटकों के आयतन के योग के अनुपात को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रति 10 लाख द्रव्यमान भाग विलयन में उपस्थित किसी घटक के द्रव्यमान के भागों की संख्या को उसका पीपीएम कहते हैं। इसका सूत्र आता है कि डब्ल्यू बी गुणे 10 के पावर 6 डब्ल्यू बी सॉरी डब्ल्यू ए इंटू 10 के पावर 6 अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कहेगा कि घटक ए का या घटक बी का पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा घटक ए का पार्ट्स पर मिलियन निकाल कर दिखाया गया है कि डब्ल्यू ए, यहाँ पर हमारा ए जो है विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6 अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, अगर इसी तरह घटक बी का पूछे तो डब्ल्यू बी गुणे 10 के पावर 6 अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है मोलरता। ये आपके एग्जाम के टॉपिक से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक,
चलिए देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका सूत्र है कि विलेय की मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होगा। यहीं पर हमारे साइन के द्वारा लिखा हुआ है एन बी अपान में भी, एन बी अपान में भी हमारा यहाँ पर लीटर में है। अगर लीटर में न रहता तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर लीटर में नहीं रहता तो हम इस प्रकार से लिखते हैं डब्ल्यू बी गुणे 1000 अपान में एम बी गुणे भी हमारा एम एल में है यहाँ पर, इसलिए ये आपका 1000 लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है मोललता। ठीक, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसको सूत्र द्वारा समझिए कि विलेय की मोलों की संख्या एन बी अपान में विलायक का द्रव्यमान, जो कि केजी में होगा। ठीक है, डब्ल्यू ए, अगर इसे आप साइन के द्वारा समझे तो डब्ल्यू बी गुणे 1000 अपान में एम बी गुणे डब्ल्यू ए आपका ग्राम में है। अगर केजी में रहता तो हमारा 1000 नहीं रहता। ठीक है, जबकि यहाँ हमारा डब्ल्यू ए जो है ग्राम में है, इसलिए हमारा 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला हमारा टॉपिक आता है मोल अंश या मोल प्रभाज। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, कि विलयन में किसी घटक का मोल अंश उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछे घटक ए या घटक बी का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तो एक्स ए बराबर एन ए अपान में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर पूछते कि विलायक विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तो विलायक का मोल अंश अपान में विलेय के मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसी तरह घटक बी का मोल अंश निकाला गया है। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका सूत्र आता है कि विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान में विलयन का आयतन, जो कि यहाँ पर विलयन का आयतन ही होगा, लीटर में है। ठीक है, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन जो कि लीटर में है। ठीक, इसका अगर साइन के द्वारा सूत्र देखें तो डब्ल्यू बी गुणे 1000 अपान में ई बी, ई आपका तुल्यांकों की संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एन टू भी आपका यहाँ पर एम एल में है, इसीलिए आपका 1000 लिखा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर ई का सूत्र लिखा हुआ है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर अणुभार बटा में संयोजकता। ये आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये यूज होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है हेनरी का नियम। यह भी आपके 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। ठीक, चलिए देखते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी गैस में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान m उस पर आरोपित दाब p के समानुपाती होता है। ठीक, जब हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, जब हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। यही हमारा समानुपाती का साइन दिखाता है। अगर इसे हम आगे हल करें तो m बराबर के पी हमारा प्रेशर या दाब है। हेनरी के नियम की सीमाएं देख लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक, यह निम्न दाब तथा उच्च दाब पर लागू नहीं होता है। यह अन्य विलायकों के साथ क्रिया नहीं करता है। ये आपके 3 इसकी अनुप्रयोग सीमाएं हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके 2 मार्क्स में दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला आता है हेनरी का अनुप्रयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में, कार्बोनेट जो शीतल पेय होता है उसके उत्पादन में इसका उपयोग होता है। और गहरे समुद्र में श्वास लेने में कठिनाई होती है तो वहां पर वो जो गोताखोर होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, और फेफड़े की क्रियाविधि में भी हेनरी का नियम उपयोग होता है कि किस प्रकार से हम श्वास लेते हैं। ठीक, फिर अगला आता है राउल्ट का नियम। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में से ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, कि नियत ताप पर किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए पी ए, किसी किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब पी ए उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब पी ए समानुपाती एक्स ए मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर हम पी ए बराबर करें, अगर हमारा समानुपाती का चिन्ह हटाए तो बराबर आएगा, तो एक नियतांक के और एक्स ए। ठीक है, अगर शुद्ध विलायक होगा तो पी ए बराबर पी जीरो ए आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा एक्स ए अगर 1 मान ले तो जब हम पी ए अगर शुद्ध विलायक है तो पी ए बराबर पी जीरो ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स जो है एक्स ए 1 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा एक्स ए इस समीकरण में रखते हैं तो पी ए जीरो बराबर के इंटू 1, तो पी जीरो ए फाइनली के बराबर आ जाता है, नियतांक के बराबर। अगर अर्थात
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब स्थिरांक k के बराबर है, ठीक। तो पी ए बराबर P0 A x A, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। यही हमारा राउल्ट का नियम कहता है, ठीक। अगर इसी प्रकार हम विलेय का निकालें तो पी बी बराबर P0 B इंटू एक्स बी, ये हमारा विलेय विलेय पर विलेय पर राउल्ट का नियम लगा, ठीक। यही यही हमारा ये विलायक पर राउल्ट का नियम लगा और ये हमारा विलेय पर राउल्ट का नियम लगा, ठीक। फिर अगला आता है हमारा हेडिंग क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्योंकि विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, ठीक। डेल टीबी क्वथनांक उन्नयन से प्रदर्शित करते हैं डेल टीबी से, ठीक। तो डेल टीबी बराबर TB2 अपान में TB1, ठीक। जहां पर हमारा TB1 है विलायक का क्वथनांक और TB2 जो है विलयन का क्वथनांक, ठीक है। फिर अगला हमारा हेडिंग सॉरी, यहाँ पर किसी दिया है कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती एम उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक उन्नयन है उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती है। अगर टी डेल टीबी बराबर तो के B1 हमारा समानुपाती जो है हटाते हैं तो एक स्थिरांक के लगा, जहां पर हमारा के भी जो है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। और एम जो है मोललता है, ठीक है। फिर अगला आता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है, ठीक है। इसे हम डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन को डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल टी एफ बराबर TF2 माइनस डेल TF बराबर TF2 माइनस TF1, यही हमारा हिमांक अवनमन है, ठीक है। फिर अगला हमारा हेडिंग आता है हिमांक अवनमन का नियम, कि किसी विलयन के हिमांक अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात डेल TF समानुपाती M मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो डेल TF बराबर, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है KFM, जहां पर हमारा KF जो है हिमांक अवनमन स्थिरांक है और M जो है मोललता है, ठीक है। फिर अगला हमारा हेडिंग आता है परासरण। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण परासरण क्या होता है कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, ठीक। कि जब किसी दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है या पृथक रखा जाता है या पृथक कर दिया जाता है तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक गति करने लगते हैं, इसे परासरण कहते हैं। फिर से सुनिए कि जब किसी दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक गति करने लगते हैं, इसे परासरण कहते हैं, ठीक। और इसमें हमारा आता है परासरण दाब, कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक। फिर अगला हेडिंग आता है हमारे चैप्टर की लास्ट हेडिंग है वांट हाफ गुणांक। ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। वांट हाफ गुणांक क्या होता है इसे समझाइए, ठीक है। कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, यही हमारा वांट हाफ गुणांक है। तो आशा है कि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो इसी तरह हर एक चैप्टर का मैं वन शॉट लाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपना एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर इन करते हैं। थैंक यू।